ये चैप्टर नंबर 6 है। इसमें हम लोग जो है नींव के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 में पत्थरों के बारे में पढ़ चुके हैं। तो नींव इसमें हम लोग पढ़ना है नींव या फाउंडेशन क्या होता है और फाउंडेशन के जो है अलग अलग क्या क्या काम है, ये उनका जो है अलग अलग क्या काम है, ये सब पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है हम लोग जो है इसमें मिट्टी की धारण क्षमता क्या होती है, मिट्टी की चरम धारण क्षमता क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो है हम लोग जो है ये पढ़ेंगे कि मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले क्या क्या कारक हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें हम लोग जो है नींव के प्रकार आगे हम लोग पढ़ेंगे। फाउंडेशन कितने प्रकार का होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे मशीन फाउंडेशन क्या होता है। और आगे हम लोग जो है मशीन फाउंडेशन को बनाने के उपाय के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से बहुत सारी चीज़ें इस चैप्टर में दी गई हैं, तो ये सब हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं नींव से जो है। तो सबसे पहले हम लोग नींव क्या होती है इसको देखते हैं। तो जैसे मान लें कि कोई बिल्डिंग है, इस तरह से मान लें बिल्डिंग का कोई कॉलम है, कोई बिल्डिंग का जो है पिलर है या कॉलम है, उसके नीचे हम लोग जो है इस तरह से नींव बनाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग उसके नीचे इस तरह से हम लोग नींव बना देते हैं। अब ये नींव जो बनी है कॉलम के नीचे इस प्रकार से नींव बनी है। यहाँ ये नींव जो है ज़मीन के अंदर है। ये मान लें हमारा ग्राउंड लेवल है, भूमि का तल है, तो इसके नीचे हमारी जो है इस तरह से नींव है। ये नींव अब जो संरचना के नींव जो है संरचना के निर्माण हेतु प्रदान किए गए आधार को नींव कहते हैं। तो जैसे मान लें जो भी संरचना है उसके लिए हम लोग जो आधार नीचे प्रदान करते हैं उसे ही हम लोग नींव कहते हैं। ये कॉलम है, कॉलम के लिए हम लोग जो आधार प्रदान करेंगे, आधार ये मिट्टी के नीचे होता है, तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नींव कहते हैं। कॉलम या बीम कोई भी बिल्डिंग है तो उसके नीचे हम लोग जो भी आधार प्रदान करेंगे उसी आधार को हम लोग नींव कहते हैं। अगर दीवार है तो दीवार के नीचे भी हम लोग जो है जो भी फाउंडेशन देते हैं तो वहाँ पे भी उसको भी नींव कहते हैं। दीवार के नीचे का जो आधार रहेगा वो भी नींव कहलाएगा। कॉलम के नीचे का जो भी आधार रहेगा वो भी नींव कहलाएगा। नींव जो है ऊपर से कॉलम से जो लोड आता है उसको जो है ज़्यादा क्षेत्रफल में फैला देती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कॉलम का जो क्षेत्रफल है वो छोटा है, कॉलम का साइज जो है, और यहाँ पे नींव का साइज जो है बड़ा हो गया है। तो इससे जो क्या होता है कि कॉलम से जो लोड आता है वो कम क्षेत्रफल में आता है, तो ये जो है नींव जो है इसको क्षेत्रफल बड़ा कर देती है, तो जिससे लोड के द्वारा उत्पन्न जो है प्रेशर जो है, अब यहाँ पे हम लोग प्रेशर होता है P = फोर्स यानी बल बटे में क्षेत्रफल। तो ये प्रेशर का फार्मूला होता है, दाब का फार्मूला होता है। तो अगर जो है नींव जो है यहाँ पे नींव में जो है नीचे का जो क्षेत्रफल है ये बड़ा हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो है P की वैल्यू जो है कम हो जाती है, यानी दाब कम हो जाता है। तो जिससे हम लोग जो है इसलिए जो है नीचे का नींव का एरिया बड़ा कर देते हैं, ताकि जो है जो कॉलम से लोड आ रहा है वो ज़मीन के अंदर जो है ज़्यादा क्षेत्रफल में जाए, तो इससे जो है हमारा जो है नींव धंसेगी नहीं। अगर हम लोग नींव का एरिया कम रखेंगे तो नीचे की जो है मिट्टी जो है धंस सकती है, क्योंकि उससे ज़्यादा हमारे नींव के अंदर जो है ज़्यादा प्रेशर उत्पन्न हो जाएगा, जिससे मिट्टी जो है धंस सकती है। इसलिए हम लोग जो है नीचे का एरिया बड़ा कर देंगे। जितना ही ये नीचे का एरिया बड़ा होगा उतना ही नीचे की जो मिट्टी होगी उसके धंसने की जो संभावना है वो कम होगी। तो इसीलिए हम लोग नीचे का जो क्षेत्रफल बड़ा कर देते हैं, जिससे जो है दाब कम उत्पन्न होता है, दाब कम उत्पन्न होगा, और दाब कम उत्पन्न होगा तो हमारी जो है नीचे की मिट्टी जो है धंसेगी नहीं। तो यही नींव का काम है। आगे हम लोग देखते हैं, आगे नया है नींव का क्या क्या काम है ये पढ़ेंगे, कार्य क्या क्या है।
तो सबसे पहले नींव संरचना को भूमि के नीचे जकड़े रहती है। तो अभी हमने बनाया था नींव इस प्रकार से जो है कि ये मान ले कॉलम है, तो कॉलम को जो है ये नींव क्या करेगी, भूमि के नीचे जो है, भूमि के नीचे ये नींव बनाई है, ये क्या करेगी, इस कॉलम को जो है भूमि के नीचे जो है ये नींव जो है इसको जकड़े रहेगी, यानी कॉलम को जो है इधर उधर नहीं घूमने देगी। ये पूरा कॉलम जो है इसी में फिक्स रहेगा नींव के साथ जो है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग जो है नींव संरचना के भार को अधिक क्षेत्रफल पर समान रूप से इस प्रकार वितरित करती है कि भार के कारण उत्पन्न दाब मिट्टी के धारण क्षमता से कम हो। अब मान लें कि मिट्टी, कोई भी मिट्टी है, उसको उसकी भी क्षमता होती है कि वो कितना ऊपर से आने वाला दाब है उसको जो है झेल पाएगी, कितना ऊपर वाले दाब को जो है सहन कर पाएगी। अगर जो है जो ऊपर से बिल्डिंग का लोड बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है मिट्टी नीचे की धंस जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये मिट्टी नीचे की धंसे ना, इसके लिए हम लोग करते हैं कि ये नींव का जो है क्षेत्रफल, ये वाला जो क्षेत्रफल है नींव का, इसको बड़ा कर देते हैं। तो जिससे जो है यहाँ पे जो है दाब कम हो जाता है नीचे, और इस वजह से जो है ये मिट्टी नीचे धंसती नहीं है, और ये मिट्टी नीचे जो है धंसेगी नहीं। तो मिट्टी की जो क्षमता है उससे यहाँ पे उत्पन्न दाब कम ही रहेगा, अर्थात मिट्टी धंसेगी नहीं। आगे तीसरा पॉइंट है कि नींव संरचना के ऊपरी हिस्से को समतल आधार प्रदान करती है। तो देखिए यहाँ पे जो नींव है, नींव यहाँ पे जो भी संरचना है उसको जो है यहाँ पे नीचे जो है ये समतल आधार प्रदान करती है। मतलब ये समतल होनी चाहिए नींव, ऐसा नहीं कि नींव जो है टेढ़ी मेढ़ी है तो हो सकता है कि बिल्डिंग एक तरफ झुक जाएगी। तो अगर ये जो है नींव जो है संरचना को समतल आधार प्रदान करना चाहिए, ऐसी प्रकार की नींव हो ताकि जो है ये नीचे जो है का आधार जो है समतल हो, संरचना को एक समतल आधार दें। आगे देखते हैं कि ये मिट्टी की धारण क्षमता क्या होती है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है कि मृदा के इकाई क्षेत्रफल पर आने वाले संरचना के भार को सुरक्षापूर्वक वहन करने की क्षमता को मिट्टी की धारण क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे समझ लें कि जैसे ये मान लें हमारी नींव है, कोई भी बिल्डिंग, ये मान लें हमारी जो है ये नींव है, यहाँ पे इसके नीचे जो ऊपर का लोड यहाँ पे आता है, जिसकी वजह से इस संरचना के नीचे जो है यहाँ पे दबाव उत्पन्न होता है, दबाव बल उत्पन्न होता है। अब ये दबाव बल जो है कितना उत्पन्न होता है, ये जो क्षेत्रफल पर, इकाई क्षेत्रफल पर, मतलब अगर इकाई क्षेत्रफल ले लें, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल ले लें, तो उस पर दाब कितना उत्पन्न हो रहा है, उसी को ही हम लोग मिट्टी की धारण क्षमता कहते हैं। यानी नींव के जो है इकाई क्षेत्रफल पर जितना दाब उत्पन्न होगा, नींव के जो है 1 mm स्क्वायर क्षेत्रफल पर जितना जो है, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पे जितना दाब उत्पन्न होगा, उसे ही हम लोग जो है मिट्टी की धारण क्षमता कहते हैं, या मिट्टी की वहन क्षमता कहते हैं। अगर ये वहन क्षमता जो है कम है तो हो सकता है कि ये फाउंडेशन जो है धंस जाए, ये धंस सकता है ज़मीन के अंदर। अगर ये मिट्टी की धारण क्षमता जो है, मिट्टी की धारण क्षमता जो है अगर ये ज़्यादा है तो ये जो है यानी फाउंडेशन जो है ये ज़मीन के अंदर नहीं धंसेगा, इसको मिट्टी जो है रोके रहेगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरा, इसमें जो है धारण क्षमता जो है 2 प्रकार की होती है। जब भी हमने धारण क्षमता बताई है कि जो मिट्टी धारण क्षमता बताई है कि 1 mm स्क्वायर क्षेत्रफल में मिट्टी कितने लोड को धारण कर सकती है, वही मिट्टी की धारण क्षमता होती है। कितना प्रेशर ले सकती है, वही मिट्टी की धारण क्षमता होगी। पहले पॉइंट में हम लोग चरम धारण क्षमता के बारे में, यानी ऐसे अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। जो चरण धारण क्षमता है इसको हम लोग इंग्लिश में अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी कहते हैं। वह अधिकतम भार जो मृदा विफल होने तक वहन करती है उसे
चरम धारण क्षमता कहते हैं। अब यहाँ पे जैसे एक फाउंडेशन बना लें, अगर कोई भी मृदा है, यहाँ पे मान लें मिट्टी है, अब मान लें कि ये ऊपर से लोड आ रहा है, तो कुछ भार आ रहा है, मान लें कि ऊपर से जितना भी भार आ रहा है उसकी वजह से यहाँ पे भी नीचे दाब पड़ेगा। तो मान लें कि यहाँ पे ये नीचे की जो मिट्टी है, अधिकतम जो है भार हमारी मिट्टी जो है 10 न्यूटन पर 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर अगर ले सकती है। इसके बाद अगर इससे ज़्यादा करेंगे तो ये मिट्टी जो है फेल हो जाएगी, नीचे का जो फाउंडेशन धंस जाएगा। तो यही जो अधिकतम भार रोकने की मिट्टी की जो क्षमता है, ये अधिकतम भार रोकने की जो मिट्टी की क्षमता है, इसे ही हम लोग जो है मिट्टी की चरम धारण क्षमता कहते हैं। मिट्टी की जो अधिकतम लोड को सहन करने की जो क्षमता है, वही हम लोग जो है उसे मिट्टी की चरम धारण क्षमता कहते हैं। ये अलग अलग इसका मान जो है अलग अलग मिट्टी के लिए अलग अलग होता है। अगर मुलायम मिट्टी है तो उसके लिए चरम धारण क्षमता कम होगी, अगर हार्ड मिट्टी है तो वहाँ पे जो है हमारी जो है चरम धारण क्षमता ज़्यादा हो जाएगी। आगे हम लोग पढ़ते हैं कि अगला पॉइंट है कि सुरक्षित धारण क्षमता यानी सेफ बेयरिंग कैपेसिटी क्या होती है। यदि चरम धारण क्षमता में सुरक्षा गुणांक से भाग कर दिया जाए तो जो मान प्राप्त होता है उसे हम लोग जो है सुरक्षित धारण क्षमता या सेफ बेयरिंग कैपेसिटी कहते हैं। तो अगर मान लें कि ये हमारा फाउंडेशन है, इसके नीचे की जो मिट्टी है इसकी जो है अधिकतम, मान लीजिए नीचे मिट्टी है बहुत सारी, इसकी जो है अधिकतम भार लेने की जो क्षमता है वो मान लें कि 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर है। तो हम लोग जो है ये मिट्टी की जो अधिकतम क्षमता है इतने के बराबर हम लोग जो है नीचे लोड नहीं लगाते हैं, क्योंकि इससे थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हुआ तो मिट्टी फेल कर जाएगी। तो इसलिए हम लोग जो है अब मिट्टी की जैसे क्षमता 100 है तो हम 100 के बराबर कभी इस पर लोड नहीं लगाते हैं, तो इसको जो हम लोग थोड़ा कम ही लगाते हैं। तो जैसे मान लें कि अगर हमने मिट्टी की इसको हम लोग जो है जैसे ज़्यादातर सुरक्षा गुणांक एक होता है 1.5 मान लें, या सुरक्षा गुणांक अगर मान लें कि 2 ले लें, तो हम लोग जो है इसमें जो है जैसे 100 है तो हम लोग जो है 2 से भाग कर लेंगे तो यानी 50 आ जाएगा, यानी 50 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है हम लोग यहाँ पे लोड लगाएंगे। जबकि इसकी अधिकतम मिट्टी की क्षमता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, लेकिन 100 नहीं लगाया जाता है, क्योंकि अगर 100 लगा देंगे तो मिट्टी फेल हो जाएगी, नीचे धंस जाएगा फाउंडेशन। इसलिए हम लोग सुरक्षित धारण क्षमता में उससे थोड़ा सा कम ही लगाते हैं, उससे कम लगाएंगे। यानी उसको अगर हमने सुरक्षा गुणांक जो है अपने से प्रयोगों द्वारा या सुरक्षा गुणांक का मान निर्धारित करके जो है हम लोग जो है उससे हम लोग कम लोड लगाते हैं। अगर सुरक्षा गुणांक 2 है तो जैसे अगर अधिकतम जो मिट्टी की धारण क्षमता 100 है तो उसको हम लोग 2 से भाग कर लेंगे, यानी 50 न्यूटन पर mm का लोड लगाएंगे। तो ये जो इसे हम लोग जो है सुरक्षित धारण क्षमता कहते हैं। कि इसका मतलब ये हुआ कि यदि जो मिट्टी की चरम धारण क्षमता है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर, तो हम लोग जो है 100 न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं लगाएंगे, क्योंकि उतने में जो है हमारी मिट्टी फेल कर जाएगी, नीचे धंस जाएगी ज़मीन जो है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि उससे हम लोग उस क्षमता को हम लोग सुरक्षा गुणांक से भाग कर देंगे। अगर मान लें सुरक्षा गुणांक 2 है तो 100 को 2 से भाग कर देंगे तो 50 आएगा, यानी 50 जो आ जाएगा उसे हम लोग सुरक्षित धारण क्षमता कहते हैं। और इतना ही हम लोग जो है मिट्टी ऊपर से जो बिल्डिंग बन रही है उतना ही हम लोग ऊपर से प्रेशर या लोड लगाएंगे, उससे ज़्यादा लोड नहीं देंगे, नहीं तो जो है मिट्टी के नींव के विफल होने के चांस हो जाएंगे। आगे हम लोग जो है ये देखते हैं, अगला पॉइंट है कि मृदा की धारण क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक। जो मिट्टी की क्षमता है, जो मिट्टी की लोड रोकने की जो क्षमता है, इसको जो है अलग अलग
चीज़ों का इस पे प्रभाव पड़ता है। तो इसमें जो है मिट्टी की पहली मृदा की किस्म की हमारी सबसे पहली जो पार्ट है कि मिट्टी कैसी है, किस किस्म की है। अगर मिट्टी जो है ज़्यादा हार्ड है, ज़्यादा मजबूत है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोड को बियर करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोड को सहन करेगी, तो उस मिट्टी की जो धारण क्षमता है अधिक होगी। अगर मिट्टी कमज़ोर है, यानी अगर मान लें कि जैसे चिकनी मिट्टी है और तो उसकी धारण क्षमता, अगर मान लें कि पानी का प्रभाव भी है, तो चिकनी मिट्टी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें नींव के धंसने के चांस हो जाएंगे। तो अगर मिट्टी मुलायम है तो उसकी धारण क्षमता कम होगी, अगर मिट्टी हार्ड है तो उसकी धारण क्षमता ज़्यादा होगी। तो पहला है कि किस्म पर निर्भर करता है, किस किस्म की मिट्टी है उसी अनुसार मिट्टी की धारण क्षमता कम ज़्यादा हो सकती है। दूसरा जो है नींव का आकार। अगर नींव का आकार, जैसे मान लें कि हम लोग ये किस तरह से नींव बना लेंगे। अगर नींव हमारी यहाँ पे जो एरिया है ये बहुत कम है एरिया, तो यहाँ पे जो है दाब ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा, जिससे जो है जिससे ये इसके धंसने के ज़्यादा चांस होंगे। तो यानी जो मिट्टी की जो धारण क्षमता है वो कम हो जाएगी। और यहाँ पे हम लोग जो है अगर जो है ये इसका जो है फाउंडेशन का हम लोग एरिया बड़ा कर देते हैं, या आकार यहाँ पे बड़ा कर देते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर कम उत्पन्न होगा, तो मिट्टी की जो धारण क्षमता है वो अधिक हो जाएगी। तो दूसरा है कि नींव का आकार निर्भर करता है कि नींव अगर छोटी है, मतलब इस एरिया कम है, आकार छोटा है, तो उसकी धारण क्षमता कम हो जाएगी। और अगर जो है नींव का जो है एरिया अगर बड़ा है तो उसकी जो धारण क्षमता है हमारी बढ़ जाती है। आगे जो हम लोग जो है तीसरा पॉइंट देखते हैं, नींव के प्रकार। अगर जो है नींव किस प्रकार की है, अगर नींव उथली है यानी ज़मीन के अंदर, अगला पॉइंट है नींव के प्रकार। जो हम लोग देखते हैं कि नींव के प्रकार वाला पॉइंट। तो अगर हमारी मान लें कि एक नींव जो है इस प्रकार से है कि ये ज़मीन के अंदर जो है कम गहराई तक है, दूसरी नींव जो है अगर हम मान लें कि इसको ज़मीन के अंदर ज़्यादा गहराई तक हमने लगाया है, तो यहाँ पे जो है देख सकते हैं कि इसकी जो है गहराई ज़्यादा है, इसकी मान लें डेप्थ जो है ज़्यादा है, इसकी डेप्थ जो है कम है। तो यहाँ पे जो है ये जो है यहाँ पे नीचे वाले जो है, तो इसलिए जिस फाउंडेशन की गहराई जो है ज़्यादा होती है, जिस अगर मान लें कि ये ज़्यादा गहरी नींव है, तो ज़्यादा गहरी वाली नींव की जो है धारण क्षमता, उस नींव की जो है मिट्टी की धारण क्षमता ज़्यादा होगी। और अगर जो है नींव की गहराई कम है तो उसकी जो है मिट्टी की धारण क्षमता कम होगी, क्योंकि ये जो है अगर कम गहराई में है नींव तो वो उतना ज़्यादा तेज़ी से नहीं मिट्टी उसको जकड़े रहेगी जितना कि जो है ज़्यादा गहराई वाली नींव है। तो इसलिए जो है ज़्यादा गहराई वाली नींव, ज़्यादा गहरी नींव की जो है धारण क्षमता अधिक होगी। आगे हम लोग जो है अगला देखते हैं कि नींव के गहरी नींव में जो है धारण क्षमता अधिक हो जाएगी। और आगे हम देखते हैं कि अगला पॉइंट देखते हैं कि नींव की गहराई, अभी तो हम लोग बता दिए कि नींव की गहराई ज़्यादा होगी। आगे हम लोग देखते हैं नींव की आकृति, कि अगर नींव की आकृति कैसे है इस पे भी डिपेंड करेगा कि कोई भी फाउंडेशन जो है नींव की आकृति की, अगर जो है नींव हमारी जो है अगर जो हमारी नींव इस प्रकार से है कि ताकि जो है उसकी आकृति, मान लें हमारी नींव अगर जो है वर्गाकार है, या हो सकता है कि हमारी नींव जो है नींव हमारी हो सकता है इस तरह से वर्गाकार हो नीचे का, या हो सकता है कि नींव वर्गाकार हो, ये वृत्ताकार हो, या हो सकता है कि नींव हमारी आयताकार हो नीचे की। तो जैसे अलग अलग नींव का जो है आकार होगा, आकृति होगी, उसी अनुसार जो है उस नींव के अंदर जो मिट्टी है उसकी भी धारण क्षमता जो है
कम या अधिक होगी, क्योंकि ये नींव के आकार पर निर्भर करता है। अगर आगे अगला जो है भौम जल की स्थिति। अगला पॉइंट है कि भूमि जल की स्थिति है। अगर मान लें कि कोई नींव है, अगर इस प्रकार से मान लें एक नींव है और यहाँ पे मान लें कि मिट्टी, यहाँ पे भूमि तल है और यहाँ पे मान लें कि देखिए ज़मीन के अंदर मान लें यहाँ पे पानी भरा हुआ है, पानी लगा हुआ है। मान लें यहाँ पे पानी, अगर भूमि का पानी है तो इसकी वजह से जो है, पानी की वजह से जो है हमारी जो नींव है, पानी अगर पानी लगा हुआ है तो इसकी वजह से जो है, पानी की वजह से जो है हमारी जो नींव है उसकी जो है धारण क्षमता कम हो जाएगी, उसकी जो है धारण क्षमता कम हो जाएगी। अगर मान लें पानी जो है बहुत नीचे है तो उस नींव की जो है धारण क्षमता बढ़ जाएगी। अगर मान लें इसमें बहुत नीचे है और दूसरी नींव हमने बनाया तो इसमें अगर मान लें कि हमारी जो है पानी यहाँ तक आ गया तो इस वाले मिट्टी की जो है धारण क्षमता कम हो जाएगी, इसकी धारण क्षमता कम होगी, इसकी धारण क्षमता जो है ज़्यादा हो जाएगी। तो ये डिपेंड करता है, धारण क्षमता इस पे भी डिपेंड करती है कि पानी कहाँ पर है ज़मीन में। अगर पानी जो है, पानी भूमि तल बहुत नीचे है तो उसकी जो है धारण क्षमता कम, उसकी जो है धारण क्षमता ज़्यादा होगी। अगर पानी का लेवल जो है ऊपर है तो उस मिट्टी की जो धारण क्षमता है वो कम हो जाएगी। आगे हम लोग देखते हैं कि नींव के प्रकार। तो यहाँ पे नींव दो प्रकार की होती है, नंबर 1 उथली नींव और नंबर 2 होता है गहरी नींव। तो सबसे पहले हम लोग उथली नींव के बारे में देखते हैं कि इस नींव की गहराई यानी डी उसकी चौड़ाई यानी बी से कम होती है। जहाँ पर मृदा की भार धारण क्षमता अधिक होती है वहाँ ऐसी नींव बनाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो डी है, डी एफ है, इसे नींव की गहराई कहते हैं और बी जो है इसे नींव की चौड़ाई कहते हैं। तो अगर जो है डी की वैल्यू यानी डी एफ की वैल्यू जो है, नींव की गहराई जो है ये कम है नींव की चौड़ाई से, तो इसे हम लोग जो है उथली नींव कहेंगे यानी शालो फाउंडेशन कहेंगे। और ये फाउंडेशन वहाँ पे बनाया जाता है जहाँ पे, ये फाउंडेशन हम लोग वहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे जो नींव है, जहाँ पे नींव के नीचे की जो मिट्टी है उसकी जो है धारण क्षमता, उसको लोड बियर करने की क्षमता, उस लोड सहन करने की क्षमता जो है ज़्यादा होती है। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये इसके अंतर्गत भी जो उथली नींव है, इसके अंतर्गत भी बहुत सारे टाइप की नींव होती हैं। तो इसको हमको पढ़ना नहीं है, बस ऐसे देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहली नींव है साधारण विस्तृत पाद नींव या सिंपल स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन। दूसरा है संयुक्त पाद नींव कंबाइंड फाउंडेशन, इसी ग्रिलेज फाउंडेशन है, राफ्ट फाउंडेशन है। इसके अलावा जो है यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं राफ्ट फाउंडेशन है। इसके अलावा अगला जो है पैडीदार या स्टेप्ड फाउंडेशन है, ये स्टेप्ड नींव है। तो ये सब जो है इसके अंदर अलग अलग टाइप की नींव है, इसको जो है पढ़ना नहीं है, ये हमको बस इतना ही जानना है कि उथली नींव क्या होती है, इसके अंदर कितनी टाइप की नींव होती है। आगे हम लोग पढ़ लेते हैं कि गहरी नींव क्या होती है यानी डीप फाउंडेशन क्या होता है। इस प्रकार की नींव की गहराई यानी डी की वैल्यू बी से अधिक होती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इस प्रकार की जो नींव है इसमें मान लें कि ये गहरी नींव इसे कहते हैं क्योंकि इसकी गहराई ज़्यादा होती है। उथली नींव में गहराई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है। तो जैसे मान लें कि ये मान लें हमारी नींव है, ज़मीन के नीचे की ये वाली गहराई मान लें डी एफ है, ये नींव की चौड़ाई मान लेते हैं बी है। तो यहाँ पे जो है हमारी इस वाले फाउंडेशन में जो बी की वैल्यू है यानी नींव की चौड़ाई जो बी है, ये जो है बी की वैल्यू जो है ये छोटी रहेगी डी एफ से। डी एफ यानी गहराई जो है ज़्यादा रहेगी, इसलिए हम लोग गहरी नींव कहते हैं। उथली नींव में गहराई कम होती है, चौड़ाई ज़्यादा होती है, यानी बी की मान
जो है ज़्यादा होता है, गहरी नींव में जो है गहराई ज़्यादा होती है और चौड़ाई कम होती है, इसलिए इसे गहरी नींव कहते हैं। गहरी नींव वहाँ पर बनाई जाती है जहाँ पे जो नीचे की मिट्टी है उसकी धारण क्षमता कम होती है, माने नीचे की जो मिट्टी है वो कमज़ोर होती है, तो इसलिए वहाँ पे जो है हम लोग उस नींव को ज़्यादा गहरे तक ले जाते हैं ताकि जो है ये ज़मीन के अंदर फिक्स हो जाए। नहीं तो ऊपर ऊपर रख देंगे तो हो सकता है कि ये नींव धंस जाए या फिर हो सकता है इधर उधर की तरफ मुड़ जाए, तो जिससे बिल्डिंग में डैमेज हो सकता है। इसलिए गहरी नींव को हम लोग नीचे तक करते हैं और वहाँ प्रदान करेंगे जहाँ मिट्टी की जो क्षमता है वो नीचे की क्षमता कम होती है। आगे इसके अंदर भी हम लोग देख सकते हैं कि गहरी नींव निम्न प्रकार की होती है। पहला पाइल नींव, दूसरा कूप नींव, तीसरा जो है बॉक्स या केसन नींव। ठीक है, तो ये अलग अलग गहरी नींव के प्रकार हैं। इसके बारे में हमको डिटेल में नहीं पढ़ना है, डिटेल में जो है हमारे सिलेबस में नहीं है, बस इतना ही पढ़ना है कि कितने टाइप की नींव होती हैं। आगे हम लोग जो है ये मशीन नींव है, जो मशीनों के मशीन नींव है, इस नींव को जो है आगे हम लोग देख सकते हैं ये मशीन नींव है। इसको हम लोग जो है जैसे कोई भी मशीन का फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके नीचे हम लोग मशीन नींव को बनाते हैं। तो मशीन के नीचे बनाई जाने वाली नींव को हम लोग मशीन नींव कहते हैं। इसको जो है IS 1944 और 1964 के अनुसार बनाई जाती है। ये नींव जो है हम लोग इस प्रकार से बनाते हैं कि ताकि मशीन द्वारा उत्पन्न जो है कंपनों को सह सके। अगर मशीन जो कंपन उत्पन्न हो रहा है उनको जो है सहन कर सके ठीक से, तो इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है इस नींव में। कंपनों को कम करने के लिए हम इसमें उचित प्रबंध करते हैं। तो ये सब जो है मशीन नींव के बारे में है। इसमें जो है मशीनों के नीचे बनाए जाने वाली नींव को मशीन नींव कहते हैं। ये नींव कोड IS 1944 और IS 1967 के आधार पर बनाई जाती है। इस नींव में जो मशीन द्वारा उत्पन्न कंपन है, वाइब्रेशन है, उसको जो है विशेष ध्यान में दिया जाता है, यानी उसको वाइब्रेशन को, कंपनों को कम करने के लिए इस नींव में व्यवस्था की जाती है। तो आगे हम लोग देखेंगे मशीन नींव के बनाने के अलग अलग उपाय नीचे दिए गए हैं। तो ये सब हम लोग आगे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं मशीन नींव तक। धन्यवाद।